हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से आशी जो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी, क्योंकि कैमरामैन लगातार उसे स्माइल करने के लिए बोल रहे थे। अब उसके दिल में तो आग लगी हुई थी, भला उसके चेहरे पर मुस्कान आती तो आती कैसे। मगर फिर भी वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने फेक स्माइल को अपने चेहरे पर मेंटेन करके रख पाए। मगर फिर भी कैमरामैन उसे परेशान करते हैं तो वो किसी गोले की तरह उन सब पर बरस जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यांशी, जो इस वक्त बड़ी सी स्क्रीन में आशी को देखे जा रहे थे, और आशी को इस तरह झंझलाता हुआ देख करके आर्यांश जो धीरे से कहते हैं, मुझे चैलेंज करने आए थे। बुरा लग रहा है तुम्हारी ऐसी हालत देख करके, मगर ये हालत तो बहुत कम है। एक बार शादी होने तो उसके बाद बताता हूँ तुम्हें आर्यांश शहजादा क्या चीज़ है। और ये बोल करके वो खड़े होते हैं और अपने स्क्रीन के ठीक सामने आते हुए आशी के चेहरे पर अपने हाथ को फेरते हुए कहते हैं, वैसे लग तो खूबसूरत ही रही हो, देखना है मुझे तुम्हें पास से। और ये बोल करके वो स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं। वहीं वेदाक्ष ने आर्यांश के कहे मुताबिक नीचे सबको जा करके ये चिल्ला करके बता दिया था कि भाई अपनी रोमांटिक हल्दी मनाने वाले हैं, लेकिन किसी को भी ये बात समझ नहीं आई थी। वहीं निर्मला जी ऊपर आते हुए कहती हैं, ये क्या सुन रही मैं आर्यांश जी, आप रोमांटिक हल्दी मनाने वाले, लेकिन रोमांस कैसे होगा जब आपके साथ आपकी आशी नहीं रहेंगी। तो निर्मला जी की बात सुन करके आर्यांश पहले तो एक बार निर्मला जी के चेहरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद नीचे खड़े वेदाक्ष की तरफ। वो नाच करके सबको बहुत ही खुशी से बता रहा था। वहीं वो गुस्साते हुए कहते हैं, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, इसको तो किसी दिन पर्सनली हैंडल करना पड़ेगा। और आप लोग परेशान मत होइए, मैं बस इतना कह रहा था कि हमारी हल्दी मेरी हल्दी और आशी की हल्दी दोनों एक साथ और एक ही जगह पर होगी। जैसे ही पिया ये सुनती है वो एकदम से खुश होते हुए सोनी से कहती है, वाओ, इतने दिनों बाद फिर से उसे आशी से मिलने का मौका मिलेगा। वहीं सोनी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि फिर से उसे आशी से मिलने का मौका मिलेगा। वहीं सुशीला जी जो तुरंत ही इस बात पर मना करते हुए कहती हैं, नहीं बेटा, हम इस तरह का काम नहीं कर सकते, और वैसे भी इससे पहले जितनी भी शादियां हमारे घर में हुई हैं, शादी के दिन ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से मिलते हैं, और वो भी बात तो सिर्फ तभी करते हैं जब शादी हो जाती है। आर्यन जो कहते हैं, आपको तो पता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, तो इसमें कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, और बस हल्दी होगी तो वहीं पर जहाँ पर आशिकी हो रही है, दैट्स इट। निर्मला जी जो कहती हैं, बेटा पर, लेकिन तभी सुधांशु जी जो कहते हैं, अगर बेटे का इतना ही मन है तो ठीक है, हम वहीं चलते हैं। निर्मला जी और सुशीला जी दोनों सुधांशु जी को देखने लगते हैं। वही आर्यांश जो फिर से अपने रूम के अंदर आ जाते हैं। वहीं नीचे वेदाक्ष सबसे ज़्यादा तो इस बात से खुश था कि फाइनली आज उसे उसकी काव्या देखने को मिलेगी। थोड़ा सा कैमरे में उसने भी काव्या को देखा था, और काव्या जो उसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी तो नज़र ही नहीं हट रही थी काव्या से, लेकिन तभी कैमरामैन ने सिर्फ आशी पर ही फोकस बना लिया और उसकी काव्या ब्लर हो जाती है। वहीं निर्मला जी और सुशीला जी दोनों सुधांशु जी को घूर कर देखते हुए कहते हैं, ये क्या तरीका था, हमारे घर में आए सारे रिश्तेदार, सारे परिवार क्या सोचेंगे कि हम एक नई परंपरा बना रहे हैं, आपको पता है ना, और इस तरह से क्यों कर रहे हैं आप। वहीं सुधांशु जी जो कहते हैं, आर्यांश शहजादा की शादी है ये, अगर उसकी मर्जी के खिलाफ एक भी काम किया ना तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका मूड खराब हो जाए और ये शादी वो खुद ही कैंसिल कर दे। कितने मुश्किल से तो उसने इस शादी के लिए माना है, और आप क्या चाह रही हैं कि आप हर मर्जी अपनी चलाएंगी। आर्यांश को जिस हिसाब से शादी करनी है उसे करने दीजिए। खुशी की बात यह है कि वो शादी करने के लिए तैयार हो गया, और बस अब भगवान को इसी में शुक्रिया अदा करिए। ज़्यादा उम्मीदें लगाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी उम्मीदों पर ही पानी फिर जाए। सुशीला जी जो कहती है, वैसे बात तो सही कही है इसने, अगर आर्यांश का मूड बिगड़ गया ना तो फिर हम लोग चिल्लाते रह जाएंगे, मानेगा नहीं वो। निर्मला जी भी इस बात पर हाँ करते हुए कहते हैं, हाँ वैसे बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन सारे परिवार वालों को क्या बताएंगे। सभी रिश्तेदार और परिवार तो हमारे गार्डन एरिया में बैठ कर के तैयारी कर रहे हैं कि आर्यांश अब आएंगे तब आएंगे, और आप कह कि तभी सुधांशु जी जो कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी गाड़ियों की कमी थोड़ी ना है, सबको कही कि चल के उनकी गाड़ी में बैठे और हम वहीं पर चल रहे हैं। और हाँ, आप ज़रा बात कर लीजिएगा आशी की मम्मी से, मैं भी बात कर लेता हूँ सौरभ जी से। निर्मला जी जो कहती हैं, हाँ वैसे उन्हें भी तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, और हाँ नाश्ता पानी का व्यवस्था हम यहीं से करेंगे, ठीक है।
सुधांशु जी जो कहते हैं, आप नाश्ता पानी की फिक्र मत करिए, वो सब मैं देख लूँगा, आप बस उन लोग को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम भी आ रहे हैं। वहीं जहाँ नीचे वेदाक्ष बहुत ही खुश होकर के इधर उधर सबको यही बताया जा रहा था, तभी वेदाक्ष की मॉम उसे आते हुए कहती हैं, जिसकी तरफ आते हुए कहती है, नाचना बंद करो और आर्यांश जी के लिए कुर्ता लेकर के जाओ। वेदाक्ष जो तुरंत ही अपनी मॉम की बात मानते हुए कहता है, ओके मॉम। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और एकदम से रुकते हुए कहता है, अच्छा मॉम सुनो ना। उसकी मॉम जो पीछे मुड़ करके कहती हैं, क्या हो गया? वेदाक्ष अपनी मॉम को जोर से गले लगाते हुए कहता है, आपको पता है मैं ना आपसे कुछ बताना चाह रहा था। वह उसकी मॉम जो उसकी शरारत भरी इस मुस्कान को पहले ही समझ गई थी और वो उससे कहती हैं, फिर से कोई नई लड़की पसंद आ गई और तुम्हें लगता है कि अब वही तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने वाली है और तुम्हें उससे शादी करना है, इसलिए तुम मुझे उससे मिलवाने वाले हो, है ना? वेदाक्ष कहता है, मम्मी आप मम्मी नहीं अंतर्यामी हो, आपको कैसे पता चला? वेदाक्ष की मॉम जो कहती हैं, शायद ये 27वां या 28वां बार है जब तुम इस तरह की फालतू बकवास मुझसे करने वाली हो, और इस बार मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, अब मैं तुम्हारे पापा से इस बारे में कोई बात नहीं करने वाली जब तक तुम उस लड़की को फाइनलाइज ना कर लो। एक दिन तुम्हें मोहब्बत होता है, दूसरे दिन तुम छोड़ देते हो, फिर तीसरे दिन मोहब्बत होता है, चौथे दिन छोड़ देते हो। वही वेदाक्ष कहता है, मम्मी मजाक मत उड़ाओ, लेकिन ये वाली ना एकदम पक्का है। उसकी मॉम जो कहती हैं, हट, और ये बोल करके वो वहाँ से चली जाती हैं। वेदाक्ष जो अपना सड़ा वो मुँह बनाते हुए कहता है, आज देखना काव्या को तुम्हारी बहू मैं बना कर ही रहूँगा, और ये बात मैं उसके मुँह से एक्सेप्ट ना करवा लिया ना तो मेरा नाम भी वेदाक्ष नहीं। और ये बोल करके वो आर्यांश जी के रूम में जाता है और उस कुर्ते को रखते हुए कहता है, भाई तैयार हो जाओ भाई कहाँ? कि तभी आर्यांश जी जो बाथरूम से बाहर निकलते हुए कहते हैं, सुनाई दे दिया था मुझे, चिल्लाना बंद करो और रूम से दफाओ। वही वेदाक्ष कहता है, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहुत ही इमरजेंसी है। आर्यांश जो कहते हैं, किस बारे में? वेदाक्ष थोड़ा शर्माने लग आर्यन जो तुरंत ही उसकी बात को समझते हुए कहते हैं, काव्या के बारे में बात करनी है। जैसे उन्होंने इतना बोला था, एकदम से वेदाक्ष उनकी तरफ घूमते हुए कहता है, भाई आपको पता है? आर्यन जो कहते हैं, मुझे सब पता रहता है, तो क्या करना है? वेदाक्ष जो कहता है, भाई मम्मी पापा मानने को तो ऐसे तैयार होंगे नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसे लड़का हूँ जो कभी भी किसी बात को लेकर के सीरियस ही नहीं रहता हूँ। आज मुझे बताना है कि मैं काव्या को लेकर कितना सीरियस हूँ। आप अपने साथ साथ मेरी भी हल्दी करवा दोगे क्या? और ये बोल करके वो बहुत ही मासूमियत से अपने चेहरे को उनकी तरफ कर देता है और अपनी प्यारी प्यारी निगाहों से उन्हें देखने लगता है। आर्यन जी पहले तो उसको स्माइल करके देखते हैं और कहते हैं, पहले तुम बाहर जाओ, मैं तैयार होकर के बाहर आता हूँ, उसके बाद बात करते हैं इस बारे में। वेदाक्ष कहता है, भाई प्लीज़। आर्यन जी उसके गाल पर धीरे से अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, वेदाक्ष बाहर जाओ वरना कुट जाओगे। जैसे वेदाक्ष ने इतना सुना था, वो तुरंत ही अपने स्माइल को गायब करते हुए कहता है, आप भी मम्मी पापा की तरफ बुरे हो गए हो, जा रहा हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ मान लेना। हाँ। आर्यांश जी जो उससे कुछ नहीं कहते और बस उसे जाता हुआ देखते हैं। थोड़ी देर में आर्यांश जो आकर के शीशे के सामने खड़े हो गए थे और वो अब कुर्ते और पैजामे में पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। आर्यांश जो कुर्ते के स्लीव्स को अपने एल्बो तक ले आकर के फोल्ड कर देते हैं, अपने हाथ में वॉच पहन करके, अपने बाल को जेल से सेट करके, अपने चेहरे के जॉ लाइन पर हल्का हल्का अपने हाथ को फेरते हुए कहते हैं, सो मिस अश्विनी राठौर जी, बी रेडी फॉर योर आर्यन शहजादा। पहुंच रहा हूँ मैं आपके पास, और मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे नहीं होती है। तुम चाहे कितना भी दिमाग लगा लो, इस बार तो बचने वाली नहीं हो तुम। और फिर वो अपने कुर्ते के कॉलर को ठीक करते हैं। साथ ही उन्होंने कुर्ते के 2 से 3 बटन को खोल रखा था, जिससे उनकी मस्कुलर चेस्ट साफ नजर आ रही थी। वो कुर्ता उनके फिटिंग में बहुत ही प्रॉपर था और उनके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा जच रहा था। वहीं अब आर्यांश का पूरा परिवार जो आशी के घर की तरफ के लिए निकल जाता है, और ये बात सुरभि जी और सौरभ जी को भी पता चल चुकी थी। ये बात पूरी जगह पर फैल जाती है, मगर नहीं पता था तो सिर्फ आशी, काव्या और मिली को। आर्यांश की गाड़ी में इस वक्त सिर्फ आर्यांश, वेदाक्ष और शाश्वती बैठे हुए थे। वहीं उनके पीछे पीछे पूरी मर्सिडीज की ब्लैक गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। इससे 35 मिनट में वो सारी गाड़ियां अब आकर के आशी के मोहल्ले में एंट्री ले चुकी थीं। सारे सोसाइटी वाले जो उन सारी गाड़ियों को देख करके एकदम से हैरान रह जाते हैं। चमकती धमकती गाड़ियों में से एक एक करके सब लोग बाहर आना शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आर्यन शहजादा उतरे थे और उनके उतरने से पहले सारे बॉडीगार्ड्स जो आसपास चेकिंग कर लेते हैं, कुछ पुलिस वाले भी उनके साथ थे।
ताकि आसपास के खतरे को वो डिटेक्ट कर सके। वहीं आर्यांश जैसे ही बाहर निकलते हैं, उनके साथ साथ शाश्वत और वेदाक्ष भी बाहर आ गए थे। वेदाक्ष के हाथ में इस वक्त कुछ था और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। इवन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो वो खुद ही था। वहीं सुरभि जी, सौरभ जी और आशी का पूरा परिवार जो आए हुए आर्यांश जी के फैमिली के लिए पूरी तरह से वेलकम करने के लिए रेडी था। वहीं आशी जो इस वक्त आकर के पार्क में बैठ चुकी थी, बड़े खूबसूरत रॉयल चेयर पर बैठी हुई थी जो कि वाइट कलर का था और उस पर गोल्डन कलर से बहुत खूबसूरत तरीके से कढ़ाई की गई थी। वहीं काव्या जो आशी के बगल में बैठी हुई थी और वहीं दूसरी तरफ मिली भी। वहीं जैसे ही बॉडीगार्ड्स की तादाद पार्क के एरिया में आ जाती है, आशी की नज़र एक बॉडीगार्ड पर पड़ती है और वह खुद से कहती है, अच्छा तो आज कुछ ज़्यादा ही पहरेदारी कर दी है। मतलब इन्हें अभी भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भाग करके निकल जाऊं। लेकिन मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, पता नहीं क्या होगा। शायद ये शादी हो जाएगी और मैं वो बस अपने मन में ही सोचे सोचे रोए जा रही थी कि तभी अचानक से काव्या के सर पर उसे कुछ महसूस होता है। वो झटके से एकदम ऊपर की तरफ देखती है तो वो देखती है कि पीछे वेदाक्ष खड़ा हुआ है और वो अपनी आईब्रो उठा करके उससे कहता है, हाय। जैसे ही वेदाक्ष ने इतना बोला था, काव्या एकदम से खुश होते हुए कहती है, अरे तुम। और वो एकदम से अपने चेयर से खड़ी हो जाती है। वहीं आशी जो से कहती है, क्या हुआ। लेकिन तब तक काव्या वेदाक्ष के पास जा चुकी थी। वहीं वेदाक्ष उसकी कलाई पकड़ के उसे गार्डन एरिया के किनारे साइड में ले आते हुए कहता है, तुम्हारे लिए कुछ लाया मैंने। काव्या जो कहती है, क्या लाया है। वेदाक्ष जो कहता है, पहले अपने हाथ धो और अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही काव्या ये सुनती है, वो तुरंत ही बिल्कुल वैसा ही करती है और वो अपने हाथों को आगे बढ़ाती है और अपनी आंखों को भी बंद कर लेती है। वहीं वेदाक्ष उसके हाथ पर कुछ रखता है। काव्या जैसे ही अपनी आंखें खोल करके उसे देखती है, वेदाक्ष से कहता है, ये चीटिंग है। मैंने अभी बोला नहीं था खोलने के लिए। काव्या जो कहती है, ठीक है ना, मैं फिर से बंद कर देती हूँ। और ये बोल करके वो अपनी आंखें बंद कर देती है। वहीं वेदाक्ष जो धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकता है और काव्या के गाल के पास अपने होंठों को लाता है। और वो जैसे ही अपने होंठों को काव्या के गाल से टच कराने वाला होता है कि तभी एक जोरदार आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, काव्या। जैसे ही आवाज़ काव्या के कानों में पड़ती है, वो एकदम से हदस जाती है और अपनी आंखों को ज़ोर से खोलती है और उसके हाथ से वो सामान भी नीचे गिर जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि काव्या की मॉम थी, जिससे काव्या की बहुत बुरी फटती थी। वो एकदम से पीछे होते हुए कहती है, मॉम। उसकी मॉम जो पहले वेदाक्ष को देखती है और फिर काव्या को, और फिर काव्या की कलाई पकड़ के उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगती हैं। लेकिन वेदाक्ष उनके सामने आते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी आंटी, आप समझ नहीं रही हैं, वो मैं और काव्या। कि तभी काव्या की मॉम जो कहती हैं, तुम चुप रहो, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई, फ़ायदा उठा रहे थे मेरी बेटी का। काव्या जो कहती हैं, नहीं नहीं मॉम, वो मुझे पसंद। उसने इतना बोला ही था कि काव्या की मॉम जो कहती हैं, एकदम चुप रहो तुम। वहीं आज ये जो इधर उधर देखते हुए कहती है, काव्या कहाँ चली गई यार। मिली जो कहती है, पता नहीं कहीं चली गई होगी। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि यहाँ पर खाने का कुछ इंतज़ाम है या नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है। कि तभी उसके कान के पास उसे कुछ महसूस होता है और धीरे धीरे वो उसके कान से जा कर के नीचे उसके गर्दन पर आ जाता है। जैसे ही मिली अपने हाथ को उस तरफ रखती है, वो एकदम से ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, सांप। जैसे ही उसने सांप को देखा था, वो एकदम से घबरा गई थी। उसके गर्दन के पास एक नकली सांप था, जिसे वो जल्दी से अपने गले से हटा करके नीचे फेंक देती है। आशी भी इससे थोड़ा डर जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि ये तो नकली सांप है। वहीं मिली जैसे ही सामने की तरफ देखती है, चेयर के पीछे शाश्वत खड़ा था और वो उसे देख करके स्माइल किया जा रहा था, जैसे शायद वो मिली को डराने की इंटेंशन से ही यहाँ पर आया हो। और मिली को डराने के बाद और उसके इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया हो। मिली जो से कहती है, तुम रुको, बताती हूँ तुम्हें। और फिर ये बोल करके वो अपनी साड़ी को हल्का सा उठाती है और उसी के पीछे पीछे भागने लगती है। वहीं आशी जो अपने अगल बगल देखते हुए कहती है, अजीब हालत है, सब एक एक करके भागते जा रहे हैं, अब मैं अकेले बैठूँ यहाँ पर। लेकिन तभी अचानक से आशी के कंधे पर उसे कुछ महसूस होता है। वो जैसे ही अपने चेहरे को उस तरफ घुमाती है कि तभी उसके कान में दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अकेले बैठने की क्या ज़रूरत है, जब मैं आ गया हूँ तो।
अकेला कैसे महसूस करने दे सकता हूँ मैं तुम्हें। जैसे ही आशी अपने कंधे के पास देखती है तो वो आर्यांश का हाथ था और वो तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाती है तो आर्यांश उसके ठीक बगल में आकर के बैठ चुके थे। उन्होंने अपने हाथ को पूरे हक से आशी के शोल्डर पर रख लिया था। वही सामने के कैमरा बैन करके तुरंत ही फोटो क्लिक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सामने बहुत सारी मीडिया भी आ जाती है जैसे ही आर्यांश आशी के बगल में आकर के बैठे थे और सब लोग लगातार आशी और आर्यांश की फ़ोटो क्लिक किए जा रहे थे। आशी की सांस एकदम से थमने को आ जाती है। जिस तरह से आर्यांश चिपक कर के उसके साथ बैठे थे उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। वहीं आर्यांश अपने हाथ को धीरे से उसके शोल्डर से हटाते हैं और उसकी कमर पे आकर के अपने हाथ को धीरे से फेरते हुए कहते हैं, अब भी अकेलापन महसूस हो रहा है आपको? आशी जो तुरंत ही अपना सर ना मिलाते कहती है, नहीं ये बहुत गलत बात है, आप यहाँ कहाँ से आ गए? आर्यांश कहते हैं, जहाँ आप रहेंगी वहाँ मैं तो रहूँगा ना। आशी जो कहती है, नहीं ये चीटिंग है, आपको शादी के दिन आना था। आर्यांश कहते हैं, मेरी नज़र तुम पर हमेशा बनी रहती है। वैसे मुझे तो लगा था कि अब तक तुम भाग जाओगी, लेकिन तुम तो अपने कदम को बाहर भी नहीं रखी। आशी जो कहती है, हाँ तो? आर्यांश जो कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा इंटेंशन बदल गया है, कहीं मुझसे शादी करने का इरादा तो नहीं बना लिया? आशी जो कहती है, इतना घटिया इरादा बनाने वाला दिमाग नहीं है मेरा। आर्यांश जो कहते हैं, वैसे दिख रहा था, काफ़ी परेशान लग रही थी आज सुबह तुम। आशी जो कहती है, तो आप मुझे दिन भर देखते रहते हैं? आर्यांश अपनी नज़र को एक बार आशी के चेहरे पर करते हैं और फिर सामने देखते हुए कहते हैं, जब होने वाली बीवी तुम हो तो भला किसी और को क्यों देखूंगा मैं? आशी जो कहती है, जी लीजिए आप गलतफहमी में कुछ और दिन, बस 2 दिन की और बात है, उसके बाद आपको सारी असलियत पता चल जाएगी। आर्यांश जो कहते हैं, असलियत वही होती है जो आर्यांश शहजादा चाहता है। तुम अपने ख्वाब बुनते रहो, जिस दिन असलियत से सामना करना पड़ेगा ना, रो दो की। आशी जो कहती है, मानना पड़ेगा, चैलेंज भी करे तो अश्विनी राठौर को। आर्यांश जो उससे कहते हैं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की भी दाद देनी पड़ेगी। हल्दी के दिन मेरे बगल में बैठ करके इतने सारे लोगों के सामने मुझे एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट कर रही हो और तुम्हें लगता है कि तुम शादी के दिन भाग जाओगी? बोलकर के वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, खैर कुछ भी कहो, दिमाग भले ही सड़ा हुआ है लेकिन लग अच्छी रही हो तुम। आशी भी उनकी तरफ देखती है और एक टॉन भरी स्माइल पास करते हुए कहती है, अफसोस की बात तो ये है कि आपका अकल, आपका बिहेवियर और आपकी शक्ल सब खराब लग रही है। काश मैं भी आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे पाती। और ये बोल करके वो फिर से सामने की तरफ देखने लगती है। आर्यांश जो एक तिरछे स्माइल पास करते हुए कहते हैं, काफ़ी फिलोसफिकल बन रही हो तुम, अच्छी बात है। आशी जो आर्यांश के हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए कहती है, आप पहले अपने हाथ हटाइए। और ये बोल करके अपना दांत पीसने लगती है। आर्यांश उससे कहते हैं, अगर हिम्मत है तो खुद हटा दो। आशी जैसे उनके हाथ को अपनी कमर से हटाने वाली होती है कि तभी आर्यांश जो कहते हैं, ऐसा करने का सोचा भी ना तो। आशी जो उनको बीच में रोकते हुए कहती है, तो क्या कर लेंगे आप? और ये बोल करके वो अपनी बड़ी बड़ी निगाहों से आर्यांश को ही घूरने लगती है और बहुत ही गुस्से में उन्हें देख रही थी। आर्यांश जो कहते हैं, अरे अरे आराम से, मारूंगा थोड़ी ना तुम्हें। हाँ मगर इस वक्त सबके सामने तुम्हारे इन प्यारे प्यारे टमाटर जैसे गाल को। आशी जैसे इतना सुनती है वो उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, बस बहुत हो गया आपका बकवास, अब चुपचाप से सामने देखिए। मैं अपने मॉम डैड की वजह से कुछ बोल नहीं रही, उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बकवास करते जाएंगे। आर्यांश जो अपने एक हाथ से उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, मैं तो गाल खींचने की बात कर रहा था, तुमने क्या सोचा? क्या गाल खींचना भी अलाउड नहीं है मुझे? जैसे ही आशी सुनती है वो अपनी एक भौं में ऊपर की तरफ उठाते हुए कहती है, ओह अच्छा, गाल खींचने वाले थे आप? आर्यांश जी कहते हैं, ऑब्वियसली, तुम्हें क्या लगा मैं क्या करने वाला हूँ? और ये बोल करके वो अपने शेव्ड गालों को आशी के गाल से धीरे धीरे सटाने लगते हैं। आशी जी उनसे कहती है, थोड़ा दूर होंगे आप? आर्यांश जी कहते हैं, मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। आइए जानते हैं कहाँ मोड़ लेने वाली है ये कहानी अब, और क्या सच में आशी थक चुकी थी आर्यांश के चंगुल से भागते भागते, और क्या सच में अब वो आर्यांश का एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेगी और उसके दिमाग में कोई भी प्लान नहीं बनेगा? आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।